क्लास 10th में है और इंग्लिश का पेपर जितने बच्चे 7 मार्च को देने वाले उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यार। जो आज मैं आप लोगों को इंग्लिश का एक ऐसा वायरल पेपर बताने वाला हूं जो कि 100% आपके एग्जाम में बनेंगे 7 मार्च को। कोड आप नोट कर लो, 817 एचएच कोड है मेरे प्यार बच्चों। पूरा का पूरा सोल्यूशन बताने वाला हूं और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन मैंने बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे लिख के लेके आया है, ताकि आपको ये मालूम चल जाए कि इंग्लिश की कॉपी कैसे लिखते भी हैं और ये पेपर भी आप लोगों का तैयार हो जाएगा। आप लोगों को एडमिट कार्ड लेके जाना है, रोल नंबर और नेम यहाँ पे सही से डाल लीजिएगा। और इस पेपर का जो पूरा का पूरा मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स 70 नंबर का है, 70 नंबर का ये पेपर है। और इस पेपर को जो हल करने का टाइम है वो 3 आवर्स 15 मिनट्स दिया हुआ है। नीचे जब पढ़ोगे तो यहाँ पे नोट दिया गया है। नोट में पहला नोट बोला है कि द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड ओनली द रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। मतलब शुरू के 15 मिनट आपको दिए जाएंगे इस क्वेश्चन पेपर को रीडिंग करने के लिए, बाकी 3 आवर्स में इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना होगा। इसके बाद दूसरा नोट है कि दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। मतलब यह क्वेश्चन पेपर जो है 2 सेक्शन में डिवाइड है, 2 सेक्शन में यह बटा हुआ है। जिसमें से सबसे पहले आएगा सेक्शन ए। सेक्शन ए में कंटेन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। कैंडिडेट हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल द आंसर इन ओएमआर शीट। कह रहा है सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा और कैंडिडेट को चूज करना होगा कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है और उनका आंसर आपको ओएमआर शीट पे देना होगा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद है आप लोगों का चौथा, कह रहा है कि सेक्शन बी कंटेन्स डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप क्वेश्चन। मतलब सेक्शन बी में जो है डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, कितने नंबर के लिए? 50 नंबर के लिए। इसके बाद पांचवा है कि ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। मतलब सारे क्वेश्चन करना जो है वो क्या है? कंपलसरी है। इसके बाद है 6 कि मार्क्स आर इंडिकेट एजेंट्स क्वेश्चन। मतलब हर एक क्वेश्चन के आगे मार्क्स एजेंट किया रहेगा, बताया गया होगा कि वो प्रश्न 1 नंबर का है कि 2 मार्क्स का है कि 3 मार्क्स का है कि 4 मार्क्स का है। ठीक है, हर एक प्रश्न के आगे लिखा हुआ मिलेगा। देखिए पेपर आप लोगों का यहां से स्टार्ट होगा। सबसे पहले आएगा आप लोगों का सेक्शन ए और सेक्शन ए में जो है वो 20 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, देखिए बोला है यहाँ पे कि क्वेश्चन 1 से लेकर 3 तक अगर आपको सॉल्व करना है तो बोला है यहाँ पे कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। कह रहा है कि अगर क्वेश्चन 1 से लेकर 3 तक सॉल्व करना है तो पैसेज दिया गया है। यह पैसेज, इस पैसेज को आपको पढ़ना है। ठीक है, तो मेरे प्यारों जो पैसेज क्या है कि व्हेन वी विंटर न्यूयॉर्क, व्हेन वी विंटर न्यूयॉर्क योर हार्बर द फर्स्ट थिंग्स वी सी इज स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ठीक है, मतलब ये आप लोगों का पैसेज है और इस पैसेज के नीचे आप लोगों के 3 प्रश्न हैं। तीनों प्रश्नों का उत्तर इन पैसेजों में से देना होगा। देखिए यहां तक पैसेज है। पैसेज यहाँ पे आप लोगों का क्या हुआ है? समाप्त हुआ है। और पैसेज के नीचे पहले हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है मेरे प्यारे बच्चों कि व्हेन वी इंटर न्यूयॉर्क हार्बर द फर्स्ट थिंग्स वी सी इज। कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों कि जब हम न्यूयॉर्क बंदरगाह में प्रवेश करते हैं तो पहली चीज हम क्या देखते हैं? कह रहा है कि व्हेन वी विंटर, जब हम इंटर मतलब प्रवेश करते हैं न्यूयॉर्क में, हार्बर मतलब बंदरगाह में, तो द फर्स्ट थिंग्स पहली चीज वी सीज हम देखते हैं। क्या देखते हैं? तो जब हम न्यूयॉर्क के बंदरगाह में पहुंचते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? तो इसका आंसर देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन पहला, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका आंसर कहां से मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों? तो पैसेज में से मिलेगा। देखिए पैसेज पढ़ोगे तुरंत आंसर आपको मालूम चल जाएगा। चलिए पैसेज पढ़ते हैं। तो देखिए पहले पैसेज जब आप पढ़ोगे तो बोला है कि व्हेन वी इंटर, जब हम इंटर करते हैं न्यूयॉर्क हार्बर में, न्यूयॉर्क के बंदरगाह में, तो द फर्स्ट थिंग्स हम पहली वस्तु देखते हैं कि वी सी इज द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को देखते हैं, मतलब स्वतंत्रता की प्रतिमा को देखते हैं। तो आंसर मिल गया कि नहीं कि जब हम न्यूयॉर्क के बंदरगाह में पहुंचते हैं सबसे पहले क्या देखते हैं? तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखते हैं। चलिए देखते हैं ऑप्शन में दिया है। तो मेरे प्यार बच्चों देखिए सी वाला ऑप्शन दिख गया कि नहीं? द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो मेरे प्यार बिल्कुल आसान है। आप बस पैसेज को पढ़ोगे आंसर आपको मिलता चला जाएगा। देखिए मैं खुद आपको ढूंढ के दिखा दूंगा। दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न भी उसी तरह हल करेंगे। क्या बोला है दूसरा प्रश्न मेरे प्यार बच्चों कि द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज अ गिफ्ट फ्रॉम द पीपुल ऑफ। कह रहा है कि स्वतंत्रता की प्रतिमा लोगों के लिए एक उपहार थी। किन लोगों के लिए एक उपहार थी? फ्रांस के लोगों के लिए कि जापान के कि ग्रीस के कि इंग्लैंड के लिए? तो इसका भी आंसर उसी पैसेज में से मिल जाएगा। चलिए ढूंढ के दिखाता हूं। तो पैसेज देखिए, पैसेज जब हम पढ़ेंगे तो खुद मालूम चल जाएगा। यहां पे देखिए मिल गया कि नहीं आप लोगों को? बोला है कि द स्टैचू ऑफ लिबर्टी वाज गिफ्ट फ्रॉम द पीपुल ऑफ फ्रांस। वही क्वेश्चन तो पूछा है। देखिए क्वेश्चन तो वही पूछा था कि द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता की प्रतिमा, वाज अ गिफ्ट फ्रॉम द पीपुल ऑफ, किन लोगों के लिए उपहार थी?
तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, द स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी वाज ए गिफ्ट फ्रॉम द पीपुल ऑफ फ्रांस, फ्रांस के लोगों के लिए की उपहार थी। तो सिंपल जवाब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, फ्रांस, और ए वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत हो रहा है आप लोगों को? रट्टा नहीं मरवा रहा हूं, कंसेप्ट सिखा रहा हूं। देखिए कंसेप्ट से आप कभी भूल नहीं पाओगे, इस पेपर में 70 में 70 नंबर लेकर आओगे। ठीक है, चलिए ये नहीं कह रहा हूं कि आप याद कर लो, उसको ढूंढने का तरीका बता रहा हूं मैं आप लोगों को। तीसरा प्रश्न, इसको भी हम लोग अच्छे तरीके से कर देंगे। तीसरा प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कि बोला है कि द स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी पर्सोनिफाइज, ठीक है, कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों कि स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी व्यक्तित्व का प्रतीक है। ठीक है, किस व्यक्तित्व का प्रतीक है मेरे प्यारे बच्चों? तो देखिए इस प्रश्न का भी उत्तर हम लोग उसी में ढूंढेंगे। सबसे पहले हम देख लेंगे पर्सोनिफाइज कहीं दिया है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों। तो पर्सोनिफाइज को हम लोग क्या करेंगे, इस पैसेज में मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ढूंढेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि वन हु पर्सोनिफाइज, देखिए लिखा है कि नहीं, one who personifies not only the majestic Greek goddess of past but also the working men and women of the present। ठीक है, अब यहां पे दोनों आंसर आपको देखने को मिला है। एक तो बोला है कि द मेजेस्टिक ग्रीक गोडेस ऑफ द पास्ट, ये भी दिया है, और उसी में वर्किंग मैन वुमेन द पेरेंट्स, ये भी दिया है। दोनों दिया है, देखिए दोनों दिया है कि नहीं। एक तो दिया है कि द मेजेस्टिक ग्रीक गोडेस ऑफ द पास्ट, पहला वाला ऑप्शन, लेकिन बोला है कि बट, लेकिन आल्सो द वर्किंग है, हमेशा काम करता है वर्किंग मेन एंड वुमेन ऑफ द प्रेजेंट पे, मतलब वर्तमान समय के कामकाजी पुरुष और महिलाओं पे। और यह जो है आप लोगों का कि द मेजेस्टिक ग्रीक गोडेस, ठीक है, ऑफ द पास्ट, मतलब कि अतीत की जो राजसी यूनानी देवियां थी उनके लिए। तो दोनों ऑप्शन में है, तो दोनों ही सही होंगे। ऑप्शन ए वाला भी सही होगा, बी वाला भी सही होगा। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? तो ए बी, तो दोनों सही है। सी वाला ऑप्शन ने दिया है। एक ऑप्शन डी आपको दिया होगा, जो बोला होगा कि बोथ ए और दोनों, देखिए बोला है ना डी वाला ऑप्शन कि बोथ ए और बी दोनों सही है, इसलिए डी वाला ऑप्शन ही क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्योंकि पहला वाला भी ऑप्शन सही हो रहा था और दूसरा वाला भी ऑप्शन सही हो रहा था मेरे प्यारे बच्चों। तो है कि नहीं आसान, बिल्कुल कभी भूल नहीं पाओगे मेरे प्यारे बच्चों, और आराम से सारे क्वेश्चन का आंसर देकर चले आओगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 8 तक, क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 8 तक अगर करना है तो उसमें बोला है मेरे प्यारे बच्चों कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। कह रहा है कि 4 ऑप्शन में से चूज करना है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। 5 प्रश्न है, 5 क्वेश्चन है, 1 मार्क्स से हिसाब से 5 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं, क्या बोला है। कह रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, मतलब इस सेंटेंस को आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, कंप्लीट करना है। क्या है, बोला है कि आई विल नॉट गो, बोला है कि आई विल नॉट गो हिज पार्टी। अब देखिए पार्टी के यहाँ पे आप लोगों का एक गैप दिया है, यहाँ पे मिस स्पेल्ट लेके यहाँ पे गैप दिया रहेगा और इसी में भरना होगा कि आई विल नॉट गो हिज पार्टी, हिज इनवाइट मी। अब इस गैप में फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरा जाएगा, अनटिल भरा जाएगा कि इफ भरा जाएगा कि अनलेस भरा जाएगा कि बट भरा जाएगा। मेरे प्यारों चो कह रहा है कि आई विल नॉट गो हिज पार्टी, कह रहा है कि जब आई विल नॉट गो हिज पार्टी, मैं उस पार्टी में नहीं जाऊंगा, ही इनवाइट मी, जब तक वो मुझे बुलाएंगे नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं उस पार्टी में नहीं जाऊंगा जब तक वो मुझे बुलाएंगे नहीं। आपको मालूम है मेरे प्यारे बच्चों कि अनटिल और अनलेस मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, अनटिल और अनलेस, इन दोनों में मेरे प्यारे बच्चों किसका प्रयोग करेंगे, अनटिल का प्रयोग करेंगे कि अनलेस, क्योंकि दोनों की मीनिंग वही होती है मेरे प्यारे बच्चों, जब तक की, ठीक है, जब तक नहीं, क्योंकि अनटिल मतलब ये होता है मेरे प्यारे बच्चों जब तक नहीं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। और अनलेस मतलब ये होता है मेरे प्यारे बच्चों जब तक नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों सेंस में तो यही आ रहा है आप लोगों का कि आई विल नॉट गो हिज पार्टी, कहने के मतलब कि जब तक वो मुझे नहीं बुलाएंगे मैं उनके पार्टी में नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पे जब तक का ही सेंस निकल के आ रहा है, लेकिन दोनों में से कौन भरा जाएगा, अनटिल के अनलेस। तो अनटिल का प्रयोग मेरे प्यारे बच्चों टाइम के लिए किया जाता है, किसके लिए, टाइम के लिए किया जाता है। तो टाइम का प्रयोग तो यहाँ पे किया गया नहीं है, इसलिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, अनलेस का प्रयोग करेंगे। समय की बात तो नहीं हो रही है यहाँ पे कोई, तो यहाँ अनलेस का प्रयोग करेंगे कि आई विल नॉट गो हिज पार्टी अनलेस ही इनवाइटेड मी, मतलब कि जब तक वो मुझे नहीं बुलाएंगे मैं उनके पार्टी में नहीं जाऊंगा। ठीक है, चलिए कंसेप्ट समझ में आ गया। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5वां। बोला कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है, इस सेंटेंस को पूरा करना है, इसमें भरना है कि दिस यंग मैन इज ट्रू, और यहाँ पे भरना है हिज वर्ड। कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ पे भरा जाएगा, ऑफ का कि फॉर का कि एट का कि टू का प्रयोग। कह रहा है कि दिस यंग मैन इज ट्रू, ठीक है, कह रहा है कि दिस यंग मैन मतलब यह, यंग मतलब क्या होता है, युवक, ठीक है, यह युवक अपनी बात का पक्का है।
ठीक है, यह युवक अपनी बात का क्या है, पक्का है। तो यहाँ पे दिस मैन इज ट्रू, ट्रू के बाद यहाँ पे क्या बोला जाएगा, टू का प्रयोग किया जाएगा मेरे प्यारों। किसका प्रयोग किया जाएगा, टू का प्रयोग किया जाएगा। जब अपनी बात का कोई जबान का पक्का होता है वहां पे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, टू का। क्लियर है, चलिए। तो यहाँ पे क्लियर हो गया मेरे प्यारे। और इसे टू का प्रयोग तो बहुत जगहों के लिए किया जाता है, जब उसको पढ़ोगे डिटेल में तब समझ में आएगा। हालांकि इस क्वेश्चन के लिए प्रयोग टू का ही किया जाएगा। यह युवक अपनी बात का क्या है, पक्का है। दिस यंग मैन इज ट्रू टू हिज वर्ड। आगे बढ़ेंगे, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। कहला है कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक है, कह रहा है कि रीअरेंज करना है। ये जो आपको सेंटेंस यहाँ पे दिख रहा है, इसको रीअरेंज कर कर एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। जैसे लास्ट दिया है, रेनिंग दिया है, इट बीन, नाइट हैज सीन्स, ये दिया है ना, तो इसको रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। जब भी ये बनाने जा रहे हो मेरे प्यारों, एक रूल याद रखना है, जब भी रीअरेंज करने जा रहे हो तो सबसे पहले मेरे प्यारों सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद मेरे प्यारों आपका आता है हेल्पिंग वर्ब। क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है आपका मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद आपका आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद आता है मेरे प्यारों अदर वर्ड। ठीक है, इसी सेंस में हम लोग रीअरेंज करते हैं। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट देखेंगे मेरे प्यारों। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें कैसे सबसे पहले हम लोग छाटेंगे। सबसे पहले आप मेन वर्ब देखिए, इसमें मेन वर्ब क्या है, तो मेन वर्ब यहाँ पे रेनिंग है, क्योंकि रेनिंग यहाँ पे जो मेरे प्यारे बच्चों है, यह है वर्षा हो रही है। ठीक है, तो मेन वर्ब क्या है, यहाँ पे रेनिंग है, मेन वर्ब हो गया। और यहाँ पे हैज जो है मेरे प्यारे बच्चों वो हेल्पिंग वर्ब है, ये बात तो आप भी जानते हो। ठीक है, तो आप सब्जेक्ट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो मेन वर्ब के बाद आ रहा है ईट। ये ईट जो है सब्जेक्ट का काम करेगा, तो ईट आपका सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले तो मेरे प्यारों ईट आएगा, इतना कंफर्म मालूम चल गया ना। सबसे पहले क्या आएगा, ईट। तो ईट सबसे पहले, तो बी वाला ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ नाइट से स्टार्ट है। सी वाला भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ बीन से स्टार्ट है। दो ही ऑप्शन बचे, एक तो पहला वाला ऑप्शन बचा, एक आपका चौथा वाला ऑप्शन बचा। तो ईट हो गया। ईट के बाद मेरे प्यारों जो सब्जेक्ट हमने लगा दिया, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या मेरे प्यारे बच्चों, हैज है। तो ईट के बाद हैज किस में है, इसमें है, क्योंकि ईट के बाद इसमें बीन है, भी ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ईट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। ठीक है, यह जो होगा मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों कि इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, मतलब कल रात से बारिश हो रही है। कल रात से बारिश हो रही है। डी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हमको नहीं लगता है कभी आप इसको भूल पाओगे। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है सातवां। सातवां है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन परचेसिंग कॉस्टली क्लॉथ। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों बोला है कि आइडेंटिफाई द वर्ड स्पेंट। स्पेंट को बताना स्पेंट है क्या। मेरे प्यारों चो कह रहा है कि ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑफ परचेसिंग कॉस्टली क्लॉथ, मतलब कि उन्होंने महंगे कपड़े खरीदने में बहुत पैसा जो है वो क्या किया, स्पेंड किया, खर्च किया। तो उन्होंने महंगे कपड़े खरीदने में बहुत पैसा खर्च किया, ये सेंटेंस का मीनिंग होगा। और यहाँ पे स्पेंट, जो ये स्पेंट आपको दिख रहा है, पूछा है कि ये स्पेंट है क्या। अब ऑप्शन पढ़ते हैं तब तो मालूम चलेगा। तो ऑप्शन में मेरे प्यारों बोला है कि नाउन है कि प्रोनाउन है कि वर्ब है कि एडवर्ब है। मेरे प्यारों आपको मालूम है कि स्पेंड, स्पेंड मतलब क्या होता है, स्पेंड मतलब होता है खर्च करना। तो जिसके लास्ट में ना आ जाता है वो वर्ब होता है। तो जाहिर सी बात है मेरे प्यारों वर्ब होगा। स्पेंड मतलब खर्च करना, और स्पेंड का जो सेकेंड फॉर्म होता है वो स्पेंट होता है। क्या होता है, स्पेंट, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा था कि स्पेंट का मतलब क्या होगा। स्पेंट यहाँ पे क्या है, तो स्पेंट एक क्या है, वर्ब है, क्योंकि स्पेंट मतलब होता है खर्चा करना। ठीक है, खर्च करना। क्लियर है, तो वर्ब होगा मेरे प्यारे बच्चों। जिसके लास्ट में ना आ जाए समझ लेना वो वर्ब होगा। इसके बाद आठवां प्रश्न देखिए क्या है। आठवां है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, मतलब इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा वर्ड जो है वह गलत है। तो प्रेयर की स्पेलिंग बिल्कुल सही है मेरे प्यारे बच्चों। मिस्चिफ की स्पेलिंग, अटैच की स्पेलिंग भी सही है। ग्रामर की स्पेलिंग गलत है, क्योंकि यहाँ पे ई की जगह क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। ग्रामर की स्पेलिंग मेरे प्यारे बच्चों GRAMMAR होता है, यह होता है ग्रामर की स्पेलिंग। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि यही वर्ड जो है वो मिस स्पेल्ड है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 9 to 10। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करना है, तो उसके लिए आपको दिया है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। मतलब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करना है तो इस पैसेज को पढ़ना पड़ेगा। यहां से लेके यहां तक ये पैसेज दिया है, इस पैसेज को पढ़ना पड़ेगा
और इन्हीं पैसेजों में से इन क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। तो पैसेज नहीं पढ़ा जाता मेरे प्यारों, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन मेरे प्यारों को देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, बोला है कि सिद्धार्थ गौतम वंडर्ड इन सर्च ऑफ इनलाइटमेंट फॉर। कह रहा है कि सिद्धार्थ गौतम जो है आत्मज्ञान की खोज में कितने समय तक भटकते रहे। तो सिद्धार्थ गौतम आत्मज्ञान की खोज में कितने वर्षों तक भटकते रहे। यहाँ पे ऑप्शन दिया 4 ईयर्स, 7 ईयर्स, 5 ईयर्स, 3 ईयर्स। इसका आंसर इसी में से मिलेगा आप लोगों को। देखिए बोला है कि ही वंडर्ड फॉर 7 ईयर्स एंड फाइनली सट डाउन अंडर अ पीपुल ट्री। तो यहाँ पे कितने वर्षों के लिए, देखिए ही वंडर फॉर 7 ईयर्स, 7 वर्षों के लिए वो भटकते रहे और आखिरकार एक पीपल की वृक्ष के पास बैठकर वो तब तक वहीं पे अपना ज्ञान प्राप्त करने लगे। अपना उद्देश्य भी वही उन्होंने दिया। तो कितना, 7 वर्षों के लिए ना, तो 7 वर्ष मतलब कि 7 ईयर्स। बी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कोई भी दिक्कत हो रहा है? इतना आसान है इन क्वेश्चनों को करना, क्या ही बताया जाए। इसके बाद मेरे प्यार बच्चों यहाँ पे 10वां प्रश्न बोला है कि सिद्धार्थ गौतम गॉट इनलाइटमेंट सिटिंग अंडर। मतलब सिद्धार्थ गौतम जो है मेरे प्यार बच्चों यहीं पर बैठकर ज्ञान की प्राप्ति किया। मतलब कहां पर बैठकर, बनाना ट्री पे कि मैंगो ट्री पे कि पीपुल ट्री पे कि एंड ऑक ट्री पे। तो यहाँ पे खुद पहले ही लाइन बोला है कि ही वंडर 7 ईयर्स एंड फाइनली सेट डाउन अंडर अ पीपुल ट्री। मतलब किस वृक्ष के, पीपल के पेड़ के नीचे वो पे क्या किए, बैठ गए वो। तो पीपल ट्री मतलब यहाँ पे पीपल ट्री, ठीक है, पीपल का वृक्ष था। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है? सब बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आंसर आपके पास होगा मेरे प्यारे बच्चों। थोड़ा सा बस आप माइंड लगाओगे ना, आंसर बिल्कुल आपके सामने होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन 11 से लेकर 13 तक, ठीक है। तो क्या बोला है कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोज लेसन चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको एक प्रोज लेसन का चैप्टर का वहां पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जितने लोग प्रोज लेसन पढ़े रहेंगे वही उसका जवाब दे पाओगे। तो चलिए जितने लोगों ने प्रोज लेसन पढ़े होंगे वही उसका जवाब दे पाओगे मेरे प्यारे बच्चों। जैसे 11 क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, बोला है कि विच क्वालिटी ऑफ लेंचो इम्प्रेस्ड आप पोस्ट मास्टर मोस्ट। मतलब लेंचो की किस गुण ने पोस्ट मास्टर को सबसे अधिक प्रभावित किया। कौन सा उसका ऐसा गुण था कि जो पोस्ट मास्टर को अधिक प्रभावित किया। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या है कि हिज फुलिशनेस, उसकी मूर्खता, कि हिज ग्रेट फेथ इन गॉड, ईश्वर में उनकी गहरी आस्था, कि हिज सिंप्लिसिटी, उनकी उसकी सादगी, ठीक है, कि नन ऑफ इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों कौन सा ऐसा गुण था लेंचो का कि जो पोस्ट मास्टर को मेरे प्यारे बच्चों सबसे अधिक प्रभावित किया, वो था मेरे प्यारे बच्चों हिज ग्रेट फेथ इन गॉड। मतलब ईश्वर में उनकी गहरी आस्था ही देखकर जो पोस्ट मास्टर था वो प्रभावित हो उठा। तो बी वाला ऑप्शन जो होगा मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों? कभी भूल नहीं पाओगे, एग्जाम में जाकर पूरे के पूरे आंसर करके आना, 70 में 70 नंबर। 12वां प्रश्न देखिए क्या है, 12वां प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों कि हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट। मतलब मेरे प्यारे बच्चों कि उनकी, देखिए हिज फर्स्ट फ्लाइट मतलब उनकी पहली उड़ान। तो उनकी पहली उड़ान पाठ के लेखक का नाम बताइए। तो इसमें कंसेप्ट थोड़ी है, याद होना चाहिए आपको, चैप्टर का नाम याद होना चाहिए, चैप्टर के लेखकों का नाम याद होना चाहिए। तो हिज फर्स्ट फ्लाइट, उनकी पहली उड़ान लेसन के ऑथर कौन थे, लेखक का नाम बताइए कौन थे मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों बी वाला, लाइम ऑफ फ्लेहर्टी। लाइम ऑफ फ्लेहर्टी मेरे प्यारे बच्चों बी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो लेखक का नाम याद होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है, हर एक चैप्टर का। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13 क्या है। प्रश्न नंबर 13 है कि हु हैड इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम इन अपर असम। मतलब राजवीर को ऊपरी असम स्थित अपने घर आने की निमंत्रण किसने दिया था। ठीक है, तो किसने दिया था मेरे प्यार बच्चों, राजवीर। कह रहा कि हु हैड इनवाइट राजवीर, राजवीर को कौन इनवाइट किया, विजिट हिज होम अपर असम। अपर असम पे स्थित अपने घर आने के लिए कौन राजवीर को आमंत्रित किया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा प्रांजल। कितने लोगों ने चैप्टर पढ़ेंगे तभी तो उसका आंसर दे पाओगे। तो प्रांजल थे वो, बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे देखिए अगला प्रश्न बोला है कि क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 15 तक बोला है कि रीड द फॉलोइंग स्ट्रेक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। मतलब क्वेश्चन 14 और 15 का आंसर आपको देना है तो इस स्ट्रेक्ट को पढ़कर देना होगा। यहाँ पे स्ट्रेक्ट दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों कि द फॉग कम्स वन लिटिल कैट फीट इट सिट लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंस हैंचेस एंड देन मूव्स।
ठीक है, अब इनको पढ़ लिया आपने, और इसके नीचे प्रश्न दिए गए हैं और उनका उत्तर आपको देना होगा। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 यहाँ पे दिख रहा है। चलिए देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं मेरे प्यारों को। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है कि हु इज द पोएट ऑफ द पोयम रिटेन एबव। अब मेरे प्यारों को ये भी याद होना चाहिए कि इस कविता के कवि कौन है, मतलब उपयुक्त कविता जो अभी हमने कविता पढ़ा है स्टेट, उस कविता के कवि कौन है, तो उनका नाम आपको मालूम होना चाहिए मेरे प्यारों। तो कार्ल सैंडबर्ग है। कौन है? कार्ल सैंडबर्ग है। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसमें कोई कंसेप्ट नहीं चलेगा मेरे प्यारों। आपको याद है तो इसका आंसर दे पाओगे, नहीं याद है तो वही नहीं, आप लो पे मार दोगे कोई ना कोई। तो मेरे प्यारों नाम याद होना चाहिए। तो उस चैप्टर का नाम कार्ल सैंडबर्ग है, उसके कवि। आगे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है मेरे प्यारों। क्वेश्चन नंबर 15 बोला है कि द फोक कम्स, ठीक है, कि द फोक कम मतलब कोहरा जो है वो आता है। तो कोहरा कैसे आता है? अब देखिए यहाँ पे बोला है कि लाउडली, हैस्टली, स्लोली और यहाँ पे साइलेंटली। तो सी वाला ऑप्शन ही बिल्कुल राइट आंसर होगा। साइलेंटली मतलब धीरे से, कोहरा धीरे से आता है। अब आप कहोगे कि इसका कंसेप्ट क्या है, देख लो। उस जो स्ट्रेक था, उस स्ट्रेक में कहीं पे भी आपको लाउडली, हैस्टली, स्लोली देखने को नहीं मिलेगा। मैं दिखा देता हूं, वहां पे देखने को मिलेगा आपको साइलेंटली। देख लीजिए, देखिए यहाँ पे दिखा ही नहीं, यहाँ पे साइलेंट हॉचेस, ठीक है। तो साइलेंट आ गया मतलब कि कोहरा आता है, मतलब द फॉक्स कम, कोहरा आता है साइलेंटली, धीरे से आता है। तो इस तरह भी आप कॉन्सेप्ट बना के लिख पाओगे इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बोला है क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक। अब क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक उत्तर अगर आपको देना है तो बोला है कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन हिज बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब जितने लोगों ने चैप्टर पढ़े होंगे वही इस प्रश्नों का उत्तर दे पाओगे। 5 प्रश्न है 5 नंबर के लिए। देखिए 16वां प्रश्न क्या है, 16 प्रश्न है। बोला है कि फॉर हाउ मेनी डेज वाज ट्रिकी गिवेन नो फूड, मतलब ट्रिकी को कितने दिनों तक भोजन नहीं दिया गया। ट्रिकी को कितने दिनों तक भोजन नहीं दिया गया मेरे प्यारे बच्चों। तो जो लोग इस चैप्टर की समरी पढ़े होंगे वही इसका जवाब दे पाओगे। तो 2 डेज, 2 दिनों के लिए ट्रिकी को भोजन नहीं दिया गया। तो जो लोग इस चैप्टर की समरी पढ़े होंगे, इस कहानी को पढ़े होंगे, वही इस प्रश्नों का उत्तर दे पाओगे। तो 2 डेज के लिए नहीं दिया गया। अब यहाँ पे देखते हैं 17 प्रश्न कि हाउ ओल्ड वाज हरि सिंह व्हेन ही मेट अनिल। कह रहा है कि हरि सिंह कितने वर्ष का था जब अनिल से मिला। हरि सिंह की मुलाकात अनिल से कब हुई, कितने वर्षों का था तो मुलाकात हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे जवाब होगा 15 ईयर्स। कितने वर्षों का था वह? 15 ईयर्स। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। चलिए भूलिएगा मत मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि 70 में 70 नंबर सारे बच्चों का चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। बोला कि व्हाट वाज द एविडेंस अगेंस्ट होरेस दैट गॉट हिम अरेस्टेड। ठीक है, कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों होरेस के खिलाफ क्या सबूत थे जिसके कारण उसे गिरफ्तार किया गया। तो क्या सबूत थी कि उसके कारण उसे गिरफ्तार किया गया था। सबूत के तौर पे उसके हिज फिंगरप्रिंट थे। ठीक है, हिज फिंगरप्रिंट मतलब उसकी अंगुलियों के निशान थे, इसलिए उसे क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। तो 18 का सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग ग्रिफिन वाज अ। इसमें से सेलेक्ट करना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। प्रश्न पूछा है कि ग्रिफिन वाज अ, ग्रिफिन वाज अ, ग्रिफिन थे, ठीक है, मतलब ग्रिफिन कौन है, मतलब ग्रिफिन एक था। ग्रिफिन क्या था? ब्रिलियंट साइंटिस्ट की लवलेस पर्सन की बोथ ए एंड बी की नॉन ऑफ दी। तो मेरे प्यारों जो सी वाला ऑप्शन सही होगा, बोथ ए एंड बी, मतलब ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी थे, मतलब प्रतिभाशाली वैज्ञानिक भी थे, और लवलेस पर्सन भी थे, मतलब अराजक व्यक्ति भी थे। तो एक और ट्रिक बताता हूं कि कभी भी ऑप्शन में अगर बोथ ए एंड बी दे दे तो आंख बंद करके ए और बी पे ही मार दीजिएगा, क्योंकि 98% केस में बोथ ए और बी दोनों सही होता है। अगर आंसर मालूम है तो कर दीजिएगा, नहीं मालूम है आप लोगों का आंसर तो बोथ ए एंड बी अगर ऑप्शन में कहीं दिख रहा है तो उस पर आप क्लिक कर देना। 98% केस में सही होता है। आगे अगर हम बात कर लेते हैं, अगला देख लीजिए 20 प्रश्न। 20 प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों। बोला है कि हु हैड इनवाइटेड मटिल्डा हस्बैंड फॉर द बॉल पार्टी। कहने का मतलब है कि मटिल्डा के पति को पार्टी के लिए किसने आमंत्रित किया था। हु हैड इनवाइट, कौन इनवाइट किया मटिल्डा के हस्बैंड को फॉर द बॉल पार्टी।
ठीक है। मटिल्डा के पति को पार्टी के लिए किसने आमंत्रित किया? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो ये पढ़े रहोगे चैप्टर तभी तो आपको मालूम चलेगा। तो द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन मतलब सार्वजनिक शिक्षा मंत्री जो थे उन्होंने इनवाइट किया था। तो 20वें का मतलब 20 का सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों सेक्शन ए का मैंने पूरा अच्छे से पूरा का पूरा बता दिया। कोई डाउट मेरे प्यारे बच्चों यहां तक आप बताइए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अब स्टार्ट होगा आप लोगों का सेक्शन बी। यहां से सेक्शन बी स्टार्ट है और सेक्शन बी में सबसे पहले रीडिंग का पार्ट आएगा। और क्वेश्चन कितने नंबर का सेक्शन बी है? देखिए 50 मार्क्स का यहाँ पे आप लोगों का सेक्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 21 यहां से स्टार्ट होगा, इसको आप लोगों को कॉपी पे लिखना होगा। बोला है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। कह रहा है कि पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना। देखिए पैसेज यहां तक मेरे घर चो, ठीक है, यहां से यहां तक पूरा पैसेज आपको दिख रहा है। इतना ही पैसेज नहीं है, पीछे भी पैसेज दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, उसको मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, यहां तक पैसेज है, मैं कह सकता हूं आपको दिखाता हूं। पैसेज यहां तक समाप्त है, ठीक है, यहां तक पैसेज आप लोगों का समाप्त हो गया। और इसके नीचे देखिए ए बी सी डी 4 प्रश्न हैं। और कितने कितने नंबर के लिए मेरे प्यारे बच्चों? 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर। 2 3 6 7 नंबर का प्रश्न है। और कितने प्रश्न है? 4 प्रश्न है। इन प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो पहला है कि हु वाज रॉबिन हुड एंड वेयर डिड ही लिव। अब देखिए इसका कैसे लिखोगे। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आप लिखोगे सेक्शन बी, फिर लिखोगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 21। रीडिंग का पार्ट है तो रीडिंग पार्ट ब्लैक पेज से लिखोगे। अब देखिए चारों का आंसर लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, चारों का आंसर बिल्कुल लिखा हुआ है, पढ़ने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पढ़ूंगा समय नुकसान होगा। पहले का आंसर, ठीक है, बी का आंसर, ये सी वाला का आंसर है, डी वाला का। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को रोककर इसको नोट कर लीजिए। चारों प्रश्नों को भी दिखा देता हूं। दूसरा प्रश्न है हु डिड रॉबिन हुड हेल्प विथ मनी। सी वाला है कि हु वाज रॉबिन हुड बीटर इनेमी। और चौथा है कि विच वर्ड इन पैसेज मीन टू मेक नॉन पब्लिसिटी और ऑफिशियली। चारों प्रश्नों के मैंने पढ़ा और चारों प्रश्नों का यहाँ पे उत्तर आप लोगों को बिल्कुल दिख रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। आराम से नोट कर लीजिए, बिल्कुल आसान शब्दों में लिख के लेके आया हूँ। आगे बढ़ेंगे। अब अगला आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों राइटिंग वाला पार्ट। ठीक है, राइटिंग वाला पार्ट क्या है? देखिए राइटिंग वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 22 स्टार्ट है। बोला है कि राइट एन एप्लीकेशन टू हेल्थ ऑफिसर ऑफ योर सिटी रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज फॉर द क्लीनेंस ऑफ योर लोकेलिटी एंड स्प्रेइंग सम इंसेक्टिसाइड टू किल द मॉस्किटो। मतलब कि एक एप्लीकेशन लिखना है हेल्थ ऑफिसर के, आपके शहर के जो हेल्थ ऑफिसर हैं उनको एक एप्लीकेशन लिखना है कि आपके जो गांव की सफाई नहीं हुई है, जिससे मॉस्किटो मतलब मच्छरों के काटने से बीमारियां फैल रही हैं। ठीक है, उसके लिए आप लोगों को क्या लिखना है मेरे पास? एप्लीकेशन, कि जल्दी से जल्दी गांव की सफाई हो पाए। अब इसको कैसे करोगे? देखिए 4 मार्क्स का है। अगर ये प्रश्न नहीं कर पाओगे तो और करके अथवा करके एक प्रश्न और दिया है कि अगर आप एप्लीकेशन नहीं लिख पाते हो तो आप लेटर लिख सकते हो कि राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड 1000 एज यू वांट टू गो ऑन टूर प्रोग्राम्स अरेंज बाय योर कॉलेज एंड आल्सो द परमिशन लेटर टू पार्टिसिपेट इन इट। मतलब कि एक आप लेटर लिख दीजिए अपने पिता के यहाँ, 1000 रुपया का डिमांड कीजिए कि 1000 रुपया मुझे चाहिए, स्कूल द्वारा वहां पे प्रोग्राम फिक्स किया गया है घूमने के लिए, ठीक है, पार्टिसिपेट करने के लिए। तो या तो आप एप्लीकेशन लिखिए या तो आप लेटर लिखिए, मैं दोनों का आंसर आपको बताऊंगा। देखिए कैसे आप इसका आंसर लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों। देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 22। राइटिंग का पार्ट है, एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो एप्लीकेशन लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यही वाला एप्लीकेशन है कि राइट एन एप्लीकेशन टू हेल्थ ऑफिसर। ठीक है, देखिए कितना बढ़िया से लिखा गया है। सबसे पहले आप एड्रेस लिखो, फ्रॉम विनय पांडे, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। ठीक है, डेट लिखोगे, फिर यहां से उनको लिखना प्रारंभ करोगे। दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों अच्छे से आप लोगों को? पूरा का पूरा आप लोगों को दिख रहा होगा। यहां से लिखोगे टू द हेल्थ ऑफिसर प्रयागराज उत्तर प्रदेश। सब्जेक्ट में लिखोगे किसके बारे में लिख रहे हो भाई? तो सब्जेक्ट में लिखोगे रिक्वेस्टिंग फॉर क्लीनेस इन लोकेलिटी एंड स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड टू किल द मॉस्किटो। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे लिखना प्रारंभ करोगे रिस्पेक्टेड सर। फिर इसके बाद पूरा का पूरा अपना लिखोगे कि आई एम विनय पांडे एंड आई एम residents of Prayagraj, Uttar Pradesh. There is no regular cleanings of garbage in our area. The residents for our locality and very much affected by the bad smell arising from the garbage. ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे लास्ट लाइन लिखोगे कि देयर आर मोर फ्लाइज एंड मॉस्किटो ब्लीडिंग ओवर ईयर विच मे केस वेरियस डिसीज देयरफॉर आई रिक्वेस्टेड टू लुक इन प्रोग्राम एंड टू द नीडफुल। फिर थैंकिंग यू योर सिंसियरली विनय पांडे। बस इतना आप लोगों को लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों को एप्लीकेशन ऐसे लिखना है। अगर एप्लीकेशन नहीं करना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, इधर आप राइटिंग वाला पार्ट का लेटर कर सकते हो। अगर एप्लीकेशन नहीं करना चाहते हो एग्जाम में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आंसर टू क्वेश्चन नंबर 22 का और
और मतलब अथवा वाला। अगर आप ये वाला 22 वाला क्वेश्चन नहीं करना चाहते हो तो अथवा करके यहाँ पे बोला है ना कि राइट एक लेटर लिखिए, ठीक है, अपने पिता के यहाँ 1000 डिमांड करना है, अगर स्कूल के प्रोग्राम कहीं फिक्स किया गया उसको घूमने के लिए, ठीक है। तो देखो वही लिखा है कि आंसर टू क्वेश्चन नंबर 22 को, और राइटिंग वाला पार्ट लेटर। लेटर में सबसे पहले आप मेरे पास एड्रेस लिख देना, एड्रेस के बाद माय डियर फादर, इसके बाद पूरा का पूरा यहाँ पे आपको दिख रहा है मेरे पास, जो स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा का पूरा आप लोगों को दिख रहा हो, बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट लेना, इसको नोट करना है। क्लियर है मेरे प्यार बच्चों? यहाँ तक अभी समाप्त नहीं हुआ है। इसके नीचे फिर क्या लिखोगे मेरे प्यार बच्चों? इधर इसके बाद लिखना लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर परमिशन गिव माय लव टू मदर योर लविंग सन्स वैभव। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कह रहा है कि राइट एन आर्टिकल ऑफ योर कॉलेज, ठीक है, मैगजीन इन अबाउट 80 to 100 वर्ड इन टेलिंग द स्टूडेंट द बेस्ट वे टू स्पेंड देयर वेकेशन योर बेसिस ऑफ पॉइंट गिवन बिलो, ठीक है, 6 मार्क्स का है। और इसके नीचे यहाँ पे आपको पॉइंट दिया गया है, कह रहा है कि गोइंग ऑन प्लीजर ट्रिप, गोइंग टू मेट योर कजन, लर्निंग स्विमिंग, प्रैक्टिसाइजिंग सम आर्ट लाइक पेंटिंग और सम म्यूजिकल, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट, ये सारी चीजें उसमें होना चाहिए अगर आप मेरे प्यारो बच्चों आर्टिकल लिख रहे हो तो, ठीक है। तो 23 का देखिए इसका आंसर कैसे आप लिखोगे। सबसे पहले लिखोगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 23 राइट और आर्टिकल। देखिए आर्टिकल पूरा का पूरा दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो, पूरी की पूरी लाइन आर्टिकल है। इतना ही नहीं, पीछे भी लिखा गया है, मैं आपको दिखाता हूं, पहले इतना आपको ब्रेक करके अच्छे से आप नोट कर लीजिए, ऐसे ही आप लोगों को लिखना है। पेज भर जाए कोई दिक्कत नहीं है, पेज भर जाएगा तो आप पीछे लिख दीजिए, पेज अगर आपका भर गया तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर आइए, ठीक है, दिख रहा है पूरा आप लोगों को, यहां तक है, यहां तक पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके नीचे भी मैं आप लोगों को दिखाता हूं, यहां तक है, ठीक है। नोट कर लिया आपने आर्टिकल। अगर आप आर्टिकल नहीं लिखना चाहते हैं तो एक ऑप्शन और दिया है कि अगर आप आर्टिकल नहीं लिखना चाहते हैं तो बोला है कि राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 80 to 100 वर्ड इन द इंपॉर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स इन लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट गिवन बिलो। कह रहा है कि अगर आप आर्टिकल नहीं लिखना चाहते हैं तो पैराग्राफ लिख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ गुड मैनर, अ फ्यू एग्जांपल, देयर इफेक्ट ऑन आवर डे टू डे लाइफ, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड होना चाहिए। तो देखिए इसका आंसर आप कैसे लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, देखिए इसका आंसर ऐसे लिखोगे आप। सबसे पहले लिखोगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 23 का और अथवा वाला, यहाँ पे लिखना पैराग्राफ, ठीक है, यहाँ लिखना आंसर, फिर लिखना यहाँ पे चालू करना अपना आंसर। यह पहला पेज आपको दिख रहा है, पूरा का पूरा पेज दिख रहा है, यहाँ से लेकर गुड से स्टार्ट है और कहाँ तक, मैनर तक, ठीक है, यहाँ तक है पूरा का पूरा, आप इसको पहले नोट कर लीजिए। क्लियर है? इसके बाद देखिए पूरा का पूरा एक ही पेज में है, पीछे नहीं है, बस इतना ही है, बस इतना ही आप लोगों को मेरे प्यारों से पैराग्राफ लिखना है, एक ही पेज में आ गया और आपको 6 मार्क्स यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, बिल्कुल आसान शब्दों में लिख के लेकर आए हो मेरे प्यारों को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का उत्तर आप कैसे लिखोगे देखिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है देखिए, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 ग्रामर वाला पार्ट है, ग्रामर यहाँ से स्टार्ट हो गया, तो लिखोगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 24 ग्रामर लिख देना, ठीक है। ग्रामर में देखिए 24 क्वेश्चन है, 24 का ए वाला है कि री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, 2 मार्क्स के लिए है। क्वेश्चन क्या है कि रश्मि सेड टू द स्ट्रेंजर व्हाट इज योर नेम एंड वेयर डू यू लिव, इसको हमें कैसे में चेंज करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, 2 मार्क्स मिलेगा। तो देखिए आंसर पहला क्या लिखा गया है कि रश्मि आस्क्ड द स्ट्रेंजर व्हाट हिज नेम वाज द वेयर ही लिव्ड, यह चेंज हो गया किसमें मेरे प्यारे बच्चों, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो गया। इसी तरह बी वाला प्रश्न क्या है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, ठीक है, 2 मार्क्स का भी है। कह रहा है कि ही हैज आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन, इसे हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो देखिए कैसे लिखोगे, ऑल द क्वेश्चन हैव बीन आंसर्ड बाय हिम, यह उसका पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। इसके बाद सी वाला प्रश्न है कि पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर आल्सो वेयर एवर नेसेसरी, कह रहा है कि पंक्चुएट कीजिए, चिन्हों का प्रयोग कीजिए और उसमें कैपिटल लेटर बिल्कुल नेसेसरी है। यहाँ पे आपको बोला व्हाट इज द नेम आस्क्ड माय सीनियर आई रिप्लाइड माय नेम इज प्राची। अब इसे हमें पंक्चुएट करके अच्छे से अरेंज करके चिन्हों का प्रयोग करके कैपिटल लेटर कहाँ लगेगा, फुल स्टॉप कहाँ लगेगा, डबल इंटू कॉमा क्या लगेगा, सबको देखकर इसे अरेंज करना है, तब जाके 2 मार्क्स मिलेगा। तो देखिए सी वाला का आंसर डबल इंटू कॉमा के अंदर में लिखोगे व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन मार्क लगाओगे, फिर डबल इंटू कॉमा क्लोज हो गया, लिखोगे आस्क्ड माय सीनियर, फिर फुल स्टॉप लगाओगे, फिर कैपिटल लेटर आई रिप्लाइड, फिर कॉमा लगाओगे, फिर डबल इंटू कॉमा के अंदर लिखोगे माय नेम इज प्राची, फिर फुल स्टॉप लगाओगे, फिर डबल इंटू कॉमा के अंदर क्लोज कर दोगे। ऐसे आप लोगों को लिखना है। इसके बाद देखिए डी वाला प्रश्न क्या है, डी वाला प्रश्न यहाँ पे बोला है
कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, 4 मार्क्स का है। बोला है कि पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी मित्र हैं। एक अच्छी पुस्तक पढ़ते समय हम अपनी परेशानियों एवं चिंताएं भूल जाते हैं। पुस्तकें हमें ज्ञान देने के साथ साथ चरित्र का निर्माण करती हैं। पुस्तकें हमें साहस एवं आशा का संचार भी करते हैं। अब इसे हमें ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, कितने नंबर के लिए? 4 मार्क्स के लिए। तो देखिए ट्रांसलेट बिल्कुल किया गया है। ट्रांसलेशन लिखिएगा कि बुक्स आर आवर बेस्ट फ्रेंड, वेल रीडिंग अ बुक वी फॉरगेट आवर प्रॉब्लम्स एंड वरीज, बुक्स नॉट ओनली गिव मी नॉलेज बट आल्सो कंपनशिप एंड होप। ये उसका ट्रांसलेशन हो गया, ठीक है, इंग्लिश में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर क्या है? 25। प्रश्न नंबर 25 है, वहां से लिटरेचर वाला पार्ट स्टार्ट हो गया। 25 पे कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड इच। मतलब कि ये वाला दिया है, बोला है कि वाई डिड नेल्सन मंडेला थैंक्स इंटरनेशनल लीडर। इसका जवाब दीजिए। अगर ये नहीं करना चाहते तो अथवा करके दिया है कि व्हाट डिड किस्सा गौतमी लर्न फ्रॉम फ्लिकिंग ऑफ लाइट। इन दोनों में से किसी एक का ही आंसर देना, लेकिन आंसर आपका 30 से 40 वर्ड में होना चाहिए, 3 मार्क्स मिलेगा। तो देखिए मैं दोनों का आंसर लिख के आया हूं, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा दिख रहा है। लिखोगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 25 लिटरेचर, फिर लिखना है यहाँ पे आंसर ए। एक आंसर मेरे प्यारों आप स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से लेकर कहाँ तक है? लीडर्स तक है। पूरा का पूरा दिख रहा है मेरे प्यारों। बिल्कुल समय आप लोगों को गवाऊंगा नहीं पढ़ने के बाद, ये नहीं कि पढ़ूं एक बार फिर आप नोट करोगे, तुरंत आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद है, अगर ए वाला नहीं करना चाहते हो और अथवा वाला करना चाहते हो, अथवा वाला क्या है मेरे प्यारों कि व्हाट डिड किस्सा गौतमी लर्न फ्रॉम द फ्लिकिंग ऑफ लाइट, इसका भी आंसर है। अगर ये नहीं करना, ये वाला आसान लग रहा है तो इसको याद कर लो। किस्सा गौतमी saw a flicking light of city and realized that people lives are similar of this light which right and the exciteness। देखिए यहां तक है मेरे प्यार चो, यहां तक नोट कर लीजिए, क्लियर है। चलिए इसके बाद बी वाला प्रश्न है, 25 का बी वाला भी था, ये बी वाला की वाई वाज योंग सीजल अफेड ऑफ फ्लाइंग। अगर ये नहीं करना चाहते तो और करके अथवा करके एक और दिया है कि हाउ डिड नटालिया रिएक्ट व्हेन शी केम टू नो दैट लोमो हैड कम विथ अ प्रपोजल ऑफ मैरिज। तो दोनों में से किसी एक का ही उत्तर देना है, मैं दोनों को बताऊंगा। देखिए ये बी वाला का है, शुरू वाला, ये वाला बी वाला, वाई वाज सीजल वाई यो यंग सीजल अफेड ऑफ फ्लाइंग। इसका आंसर मेरे पास जो यहां से यहां तक है, ठीक है, यहां से स्टार्ट है, बस यहाँ तीन चार लाइन है, बस आप इसको नोट कर लीजिए। अगर अथवा वाला करना चाहते हो, ठीक है, और वाला अथवा करना चाहते हो तो देखिए यहाँ पे और डाल देना, इसके बाद उसका अथवा वाला है। मैं प्रश्न भी दिखा देता हूँ कि कौन वाला है। और वाला मतलब हाउ डिड नटालिया रिएक्ट व्हेन शी केम टू नो दैट लोमो हैड कम विद द प्रपोजल ऑफ मैरिज। इसका आंसर है मेरे प्यारों ये वाला, ठीक है, यहां तक 3 लाइंस का है, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 बोला यहाँ पे कि आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। 60 वर्ड में आंसर देना है, 4 नंबर के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपका ए दिया है और बी, 2 प्रश्न है, ए और बी, दोनों में से कोई इसी एक का ही आंसर देना है। मैं दोनों को बताऊंगा। पहले ए का देखो, हाउ डिड द रेन चेंज इनटू डिसास्टर, हाउ डिड इट अफेक्ट लेंचो फील्ड। इसका आंसर कैसे लिखोगे? आंसर टू क्वेश्चन नंबर 26 का यहाँ पे लिखना आंसर ए। देखिए पूरा का पूरा दिख रहा है आप लोगों को, पूरा वर्ड आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ तक है, इट से स्टार्ट है, अ हेल्पनेस तक यहाँ तक समाप्त है। ये पूरी की पूरी लाइन इसका आंसर है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक के उसे नोट कर लीजिए। इसके बाद अगर मेरे प्यारों चो बी वाला का आंसर देखिए, अगर बी वाला करना चाहते हैं तो बी वाला कर सकते हो, ठीक है। बी वाला क्या है कि व्हाट डिड राजवीर सी ऑन द वे ड्यूरिंग हिज कार जर्नी टू, ठीक है, देखी बरी, ठीक है। इसका आंसर लिखना चाहते हो तो आंसर बी का यहाँ तक आंसर, ठीक है, दिख रहा है पूरा मेरे प्यारों को। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे ही आप लोगों के एग्जाम में लिख के आना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 27 है कि व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डज अमांडा विश फॉर एक्सप्लेन गिविंग एन एग्जाम्पल। 3 मार्क्स का। अगर ये वाला करना चाहते हो तो ये कर लो, या ये नहीं करना चाहते तो अथवा करके दिया है कि राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, डू नॉट कॉपी द लाइन गिवन इन दिस क्वेश्चन पेपर। या तो 4 लाइन का पोएम लिख दीजिए जो इस प्रश्न पेपर में ना आया हो, ठीक है, कोई अलग से लिखना है, इस पेपर में जो ना आया उसके अलग से आप लोगों को लिखना है, या तो यह ऊपर वाला जवाब दे दो। तो पहले हम 27 का देखेंगे, लिखेंगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 27। देखिए 27 का यहाँ पे आंसर डालिएगा, पूरा का पूरा आंसर आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ तक है मेरे प्यारे बच्चों। क्या था मेरे पास प्रश्न भी मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डज अमांडा विश फॉर एक्सप्लेन गिविंग एन एग्जांपल, ठीक है, उसका आंसर है, ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए अगर आप 4 लाइन का पोएम लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं कि आंसर टू क्वेश्चन नंबर 27 का और, ठीक है, 27 का और बोला है कि राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस,
नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। तो 4 लाइन्स का ये पोएम मेरे प्यारो जो है, ठीक है, देखिए इसको नोट कर लीजिए यहां तक। क्लियर है, ये आप लोगों का पोएम है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है देखिए, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। अगला प्रश्न दिख रहा है आपको पूरा, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, चलिए उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी द फॉलोइंग पोएम इन अबाउट 40 to 50 वर्ड। तो 40 to 50 वर्ड सेंट्रल आइडिया लिखना है 3 मार्क्स के लिए। यहाँ पे ए वाला है डस्ट, आप सुनो, बी वाला है द ट्रीज, सी वाला है कि द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। अब इन तीनों में से किसी एक का ही सेंट्रल आइडिया लिखना है, लेकिन मैं तीनों को बताऊंगा, जो आसान लगेगा उसको याद करके जाइएगा। तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 28 का सेंट्रल आइडिया, तो सेंट्रल आइडिया किसका है, ए वाला का, डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया आपको दिख रहा है, मैं पूरा दिखाता हूँ, देखिए इतना ही है, जहां तक आपको स्क्रीन में पूरा का पूरा दिख रहा है, डस्ट ऑफ स्नो से स्टार्ट है और द पोएट तक यहाँ पे समाप्त है। ये आपका किसका हो गया, डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया हो गया। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। इसके बाद आइए इधर, इसके बाद है कि क्वेश्चन नंबर 28 का, उसी का सेंट्रल आइडिया द ट्रीज का, बी वाला। द ट्रीज का सेंट्रल आइडिया मैं दिखाता हूँ, यहां से स्टार्ट है, द ट्रीज से स्टार्ट है कहां तक, ओवर रूल्स तक, यहां तक आप लोगों का समाप्त है द ट्रीज का सेंट्रल आइडिया। तो इसको नोट कर लीजिए। अब मैं तीनों को दिखा देता हूँ, आपको जो आसान लगेगा उसको एग्जाम में याद करके जाइएगा मेरे ख्याल से, जो आपको आसान लगेगा उसको एग्जाम में याद करके जाइएगा। इसके बाद आता है सेंट्रल आइडिया तीसरे का, द टेल्स ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। इसका सेंट्रल आइडिया आपको दिखाता हूं मैं, ठीक है। इसका सेंट्रल आइडिया थोड़ा बड़ा है, पहले कहां तक दिख रहा है आप लोगों को, यहां तक दिख रहा है, ठीक है, जहां तक दिख रहा है वहां तक नोट कीजिए, यहां तक बेसिक्स ऑफ, ठीक है, यहां तक पहले आप नोट कर लीजिए। 2 लाइन और बचा हुआ है मेरे पास नीचे का, यहां तक पूरा का पूरा मैंने दिखा दिया। चलिए मैं एक बार फिर दिखाना चाहूंगा, देखिए शुरू से ऊपर से यहां तक, इसके बाद 2 लाइन नीचे हुआ है यहां पर, ठीक है। इज यूनिस एंड कैपेल्स इन हिज आवन पे, यहां तक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 29, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, 29 है। देखते हैं 29 प्रश्न क्या बोला है। 29 प्रश्न बोला है कि आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड ईच, ठीक है। यहाँ पे ए और बी दो आंसर, 2 क्वेश्चन दिया गया, दोनों में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना है, या तो ए वाला का दे दीजिए या तो बी वाला का। ए वाला और बी वाला दोनों का आंसर बताऊंगा, जो आसान लगेगा उसको याद करके जाइएगा। ए वाला है कि व्हाई डिड हरी सिंह रिटर्न टू अनिल, ठीक है। तो इसका आंसर लिखोगे यहाँ पे कि आंसर टू क्वेश्चन नंबर 29 आंसर ए, ठीक है। 3 लाइन्स का आंसर है, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। अगर आप बी वाला करना चाहते हो तो लिखोगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 29 का बी, ठीक है। बी वाला क्या है, बी वाला है कि वाई वाज एजुएबल कॉन्फिडेंस दैट मैक्स वुड नेवर रिटर्न, यह है। इसका आंसर कैसे लिखोगे, देखिए इसका आंसर यहां से लेके यहां तक है। तो आप देख लो कि कौन सा आसान आपको लग रहा है। ऊपर वाला अगर आसान लग रहा है तो इसको करके आइएगा, बी वाला अगर आसान लग रहा है तो बी वाला करके आइएगा, कोई दिक्कत नहीं, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। दोनों में से कोई एक ही आपको करना है। इसके बाद आगे आते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको दिख रहा है पूरा, इसके बाद है 30 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है देखिए, तीसरा है कि आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। 60 वर्ड में इसका आंसर देना है, 4 मार्क्स के लिए है। यहाँ पे ए दिया है और यहाँ पे बी, दोनों में से किसी एक का ही आंसर देना है। मैं दोनों का बताऊंगा, पहले ए वाला देखिए कि व्हाई डिड भोली एट फर्स्ट एग्री टू एन यूनिकल मैच, व्हाई डिड द सी लेटर रिजेक्ट द मैरिज। इसका आंसर अगर आपको करना होगा तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 30 डालोगे। यहाँ पे ए वाला का आंसर दिख रहा है मेरे प्यारों, यहाँ तक देखिए, ये आपका इंटरेस्टेड लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ तक है मेरे प्यारों, ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए, ही वाज तक है। 4 लाइन का आंसर है, बिल्कुल आसान है, याद कर पाओगे। अगर ये नहीं करना चाहते हो, आपको लग रहा है कि मैं ये करना चाहूंगा कि हाउ डिड अ नर्सरी बुक मदर गूस सेव सेव द अर्थ फ्रॉम अ मार्टियन इन्वेजन, ठीक है। इसका अगर आंसर देना चाहते हो तो देखिए इसका आंसर आप लिख सकते हो यहाँ पे, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 30 का बी, ठीक है। आंसर आपको दिख रहा होगा पूरा का पूरा आंसर, यहां से लेकर मेरे पास जो यहाँ तक है। अब इस पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर का मैंने आंसर बता दिया मेरे पास। अगर आपको मेरे प्यारों जो चाहिए कि 95% आप लोगों को इंग्लिश में, तो इस क्वेश्चन पेपर को पूरा का पूरा तैयार करना पड़ेगा। मेरे प्यारों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।